भूगर्भ पृथ्वी के अंतरतम की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं। भूपृष्ठ के नीचे उपस्थित पृथ्वी का समस्त आंतरिक भाग भूगर्भ कहलाता है, जिसका अध्ययन भूगर्भ शास्त्र या भूभौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन धरातल में व्याप्त स्थलाकृतियों के उद्भव एवं विकास को समझने के लिए भौतिक भूगोलवेत्ताओं को भूगर्भ के प्रकृति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसलिए भूगोल में इस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ के प्रकृति को समझने के साक्ष्य। पृथ्वी एक विशालकाय खगोलीय पिंड है, जिसके केंद्र की गहराई लगभग 63 से 71 किलोमीटर है। इस गहराई तक मनुष्य के लिए पहुंच पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। तथापि हम निम्नलिखित स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आंतरिक प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझने के साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य में मानवीय और प्राकृतिक। मानवीय में मानव कुंड, खान कुंड, ट्यूबवेल। अप्राकृतिक में अनावृत चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ज्वालामुखी। यह है प्रत्यक्ष साक्ष्य। अप्रत्यक्ष साक्ष्य में मानवीय में ताप पर आधारित, दाब पर आधारित, घनत्व पर आधारित। अप्राकृतिक में उल्कापिंड, भूकंपी तरंगे। मानव निर्मित खाने, कुंड आदि। मनुष्य आज तक सबसे गहरी खान लगभग 5.5 किलोमीटर तक एवं सबसे गहरी तेलकूप लगभग 18.5 किलोमीटर तक ही निर्मित कर पाया। यह गहराई पृथ्वी के केंद्र की गहराई के सापेक्ष अत्यंत कम है, जिसके आधार पर भूगर्भ की प्रकृति के विषय में कुछ भी ठीक से कह पाना उचित नहीं होगा। प्राकृतिक साक्ष्य में अनावृत चट्टान। भूपटल की प्रथम मौलिक चट्टान आग्नेय है, जो कि मोटी परतदार चट्टानों से ढकी हुई है। बाह्य अपर्दनकारी शक्तियों या पटल विरूपणी संचरण से यह चट्टानें कई बार धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें अनावृत चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों के परीक्षण से हमें भूगर्भ में विद्यमान दाब एवं ताप के बारे में कुछ सूचना मिलती है, परंतु पृथ्वी के केंद्र की तुलना में क्योंकि इसकी गहराई अत्यंत कम है, इसलिए प्रमाणित रूप से कह पाना संभव नहीं है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। चट्टानों में यदि उच्च ताप एवं दाब आरोपित किया जाए तो उनके भौतिक रासायनिक गुणों में रूपांतरण आ जाता है। गहराई पर प्रवेश करने पर प्राप्त अत्यंत कठोर रूपांतरित चट्टानें प्राप्त होती है, परंतु यह भी चूंकि भूपर्पटी में उपस्थित है, इसलिए अत्यधिक गहराई के भूगर्भ को समझने में असमर्थ है, समझाने में असमर्थ है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखियों से प्राप्त गर्म तरल मैग्मा की प्रकृति के आधार पर यह अवश्य ज्ञात है कि अंतरतम में ताप वृद्धि से चट्टानें ठोस नहीं बल्कि तरल अवस्था में उपस्थित है, परंतु वर्तमान भूगर्भिक प्रयोगों से प्रमाणित है कि ज्वालामुखी मैग्मा भी लगभग 100 किलोमीटर की गहराई से प्राप्त होता है, जिसके आधार पर भूगर्भ की दशाओं को भली भांति समझना संभव नहीं है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष स्रोत या साक्ष्य भूगर्भ की प्रकृति की वास्तविक जानकारी प्रदान करने में असक्षम साबित होते हैं। अप्रत्यक्ष पर आधारित साक्ष्य। ताप पर आधारित साक्ष्य। पृथ्वी के अंतरतम का तापमान उच्च है, जिसकी मुख्य वजह निम्नलिखित है। उत्पत्ति कालखंड से पूर्व पृथ्वी का अपना तापमान, बढ़ते दाब के प्रभाव से बढ़ा हुआ तापमान, गहराई पर पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों के विस्फोट से मुक्त तापमान। प्रयोगों से ज्ञात है कि पृथ्वी सतह के समीप प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर तापमान वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, परंतु गहराई बढ़ने के साथ रेडियो सक्रिय तत्वों की मात्रा में आने वाली निरंतर प्रयोगों से ज्ञात है कि पृथ्वी सतह के समीप प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर तापमान वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ रेडियो सक्रिय तत्वों की मात्रा में आने वाली निरंतर कमी से ताप प्रवणता भी लगातार गिरती है, अर्थात ताप बढ़ने के दर में कमी आती जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान 5800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। स्पष्ट है कि बढ़ते तापमान के साथ उच्च दाब भी चट्टानों को ठोस बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र को गैसीय अवस्था में होना चाहिए। दाब पर आधारित साक्ष्य। ज्ञात हो कि भूपर्पटी से केंद्र की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ते चट्टानों की भार की वजह से दाब में भी निरंतर वृद्धि होती है। बढ़ते दाब से भूगर्भ की भौतिक दशाओं जैसे तापमान एवं घनत्व आदि पर भी प्रभाव अवश्य पड़ता है, अर्थात दाब वृद्धि पर पदार्थों का घनत्व बढ़ जाता है एवं गलनांक बिंदु ताप में भी वृद्धि होती है, जिससे केंद्रीय चट्टानों या कि प्लास्टिक प्लाज्मा दशा में होगी या ठोस दशा में होगी। घनत्व पर आधारित साक्ष्य। पदार्थों की प्रति इकाई आयतन मात्रा को घनत्व कहते हैं। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों का औसत घनत्व 2.6 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है।
चूंकि पृथ्वी का औसत तापमान मतलब घनत्व 5.5 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, तो अतः यह स्पष्ट है कि भूगर्भ के शैलों का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से अधिक होना चाहिए, जो कि प्रयोगों से ज्ञात है कि केंद्र का घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। बढ़ता घनत्व यह साबित करता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर भारी धातु खनिज पाए जाते होंगे, क्योंकि किसी भी खनिज में दाब बढ़ाकर एक सीमा से अधिक घनत्व वृद्धि नहीं की जा सकती। पृथ्वी का यह केंद्रीय घनत्व 11 से 13 मतलब घनत्व जिसका है निश्चित ही निकेल तथा फेरस जैसे तत्वों का होगा, जो कि उच्च दाब की वजह से सापेक्षतः अधिक घनत्व वाले प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में उल्कापात पृथ्वी सतह से टकराने वाले उल्का पिंडों के केंद्रीय भाग ठोस निकिल तथा लोहे से निर्मित होते हैं, जिनके चारों ओर डूनाइट या ओलिवाइन जैसे खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। इनके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी भी अन्य आकाशीय पिंडों की भांति ही है, इसलिए इसका केंद्र भी ठोस एवं भारी धातु खनिजों से निर्मित होगा। भूकंप तरंगों पर आधारित साक्ष्य। भूगर्भ शास्त्र में भूकंपी तरंगों का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके प्रकृति एवं व्यवहार के माध्यम से हम पृथ्वी के अंतरतम की विवेचना सटीक प्रकार से करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी के अंतरतम में निहित ऊर्जा के मुक्त होने से भूपर्पटी में उत्पन्न होने वाला कंपन या दोलन भूकंप कहलाता है। भूकंपी तरंगे प्रघाती तरंगे होती हैं, जिनका प्रभाव दोलनकारी होता है, चट्टानों में भ्रंशण एवं चटकन आदि उत्पन्न कर देते हैं। भूपर्पटी पर दरारें या वलन जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। भूकंपी तरंगे उत्पत्ति बिंदु के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। फोकस मतलब भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे। पृथ्वी के अंतरतम में उपस्थित वह बिंदु जहां से भूकंपी तरंगों का उद्गम होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। क्योंकि यह पृथ्वी के अंतरतम में व्याप्त है, इसलिए यहाँ से पैदा होने वाली तरंगे कायिक तरंगे भी कहलाती हैं, यानी बॉडी वेव कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पी वेव प्राथमिक तरंग, इपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग। यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती है। तीनों माध्यमों में प्रवाहित हो सकने वाली इस तरंग की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है, जबकि औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की पाई जाती है। एस तरंग द्वितीय तरंग, इपिसेंटर पर प्राइमरी वेव के उपरांत पहुंचने वाली यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है। यह केवल ठोस माध्यम में ही संचरित होने का गुण रखती है। तरल एवं गैसीय माध्यम में यह या कि विलुप्त हो जाती है, अपने मार्ग से परावर्तित हो जाती है। अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे मतलब एपिसेंटर, फोकस के ठीक लंबवत भूपटल पर अवस्थित वह बिंदु जहां पी तथा एस तरंगे सबसे पहले प्रहार करती हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। क्योंकि यह भूपर्पटी पर अवस्थित है, इसलिए यहाँ से उत्पन्न तरंगों को सतही तरंग सरफेस वेव कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। रैले तरंग जो कि पी तरंगों की भांति होती है, लब तरंग जो कि एस तरंगों की भांति होती है। भूपर्पटी में होने वाली कंपन की वजह लब तरंग ही है। चूंकि इन दोनों सतही तरंगों की ऊर्जा बॉडी वेव कायिक तरंगों की तुलना में कम होती है एवं तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए दीर्घ तरंग कहा जाता है। वर्ष 1900 तक पी यस तथा यल तरंगों की ही जानकारी थी, परंतु 1909 में पी तथा यस से मिलती जुलती परंतु कम गति वाली भूकंपी तरंगों का पता चला, जिसे पीजी तथा एसजी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1923 में मध्यम गति वाली नवीन भूकंपी तरंगों का पता चला, जिन्हें पी स्टार एवं एस स्टार से चिन्हित किया जाता है। इन दोनों की प्रकृति भी पी तथा यस तरंगों की तरह है। भूकंपी तरंगे भी प्रकाश विज्ञान के नियमों का पालन करती है, अर्थात प्रकाश तरंगों की भांति समान स्वभाव वाली माध्यम में सीधी रेखा में गति करती है, किंतु यदि उनके मार्ग में भिन्न पदार्थ का कोई क्षेत्र आ जाता है तो यह तरंगों या कि परावर्तित हो जाती हैं या अपवर्तित हो जाती हैं। स्पष्ट है कि माध्यम बदलने से भूकंपी तरंगों की गति एवं दिशा में परिवर्तन आता है, जिसकी गणना के आधार पर पृथ्वी की संरचना का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 1906 में भूगर्भ वेत्ताओं को ज्ञात हुआ कि जब भी भूकंप की प्राप्ति होती है तो पृथ्वी के विपरीत भाग में एक ऐसा बृहद क्षेत्र निर्मित होता है जहां भूकंपी तरंगे प्राप्त नहीं होती। उसे भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है, जिसे हम निम्नलिखित
चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि उद्गम केंद्र से 103 से 143 के मध्य पी तथा एस तरंगें अनुपस्थित होती हैं, अर्थात कोई घटना या माध्यम इस तरंगों को रेखीय मार्ग से हटा देते। इसी के आधार पर 1914 में गुटेनबर्ग ने लगभग 2900 किलोमीटर गहराई पर तरल कोर की खोज की थी। भूकंपीय असंबद्धता रेखा। पहले अवगत कराया गया है कि समान माध्यम में भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा एक जैसी रहती है, परंतु जैसे ही माध्यम बदलता है इनकी गति तथा दिशा दोनों में परिवर्तन आ जाता है। तो वह बिंदु जिसके सहारे इनकी गति तथा दिशा दोनों ही बदलती है उसे असंबद्धता रेखा कहते हैं, बिंदु कहते हैं, तथा उस गहराई पर प्राप्त ऐसे समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को असंबद्धता रेखा कहा जाता है।